बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट। आज का प्रेजेंटेशन रेस्पिरेशन पर है एंड स्पेशली जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूंगी मैं आज। सो व्हाट इज द रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन? दोनों की डेफिनेशन सेम है। इसको अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन को अगर इसको स्टडी करें, तो ये जो डेफिनेशन है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि एक लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये बहुत जरूरी होता है। तो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है ये, और ये लिविंग स्टेट का मतलब होता है कि लाइफ प्रोसेस को, किसी भी लाइफ प्रोसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं ह्यूमन बींग्स में, उसको रिटेन करने के लिए ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है। अगर इस डायग्राम को देखें हम, तो फूड जो होता है वो, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में फॉर्म करते हैं। हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, वो लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा, और वो हम रेडीमेड फूड जो होता है हमारी बॉडी में आता है, जिसका ब्रेक डाउन होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दिस इज अ ह्यूमन सेल, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इसका प्रॉपर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन, इसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी ट्रैप किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये ट्रैप हो जाती है। दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन आई हैव जस्ट टोल्ड कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल है उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में वो ट्रैप हो जाती है। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल अगर देखें, तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड फॉर्म होता है, और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। सो यहाँ पर जो फूड है वो स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज जब हम कार्बोहाइड्रेट को ड्यूरिंग द डाइजेशन, हम न्यूट्रिशन जब प्रोसेस होती है हम जो उसको खाते हैं, तो उसका प्रॉपर जो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब उसका माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, जो कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में यूज होती है। रेस्पिरेशन को टोटल अगर देखें, बहुत लंबी प्रोसेस है रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी के लिए, और उस रेस्पिरेशन के बेसिकली 5 स्टेप्स है। इसका मैं एक स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं इसको एक और प्रेजेंटेशन में ले चुकी हूँ, सो उसका लिंक मैं अभी आपको दे दूंगी। पहला जो रेस्पिरेशन होता है जिसमें कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं होता है, वो क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वर्ड आ गया तो लंग्स का मतलब हो गया, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर जो है दैट इज ड्रॉन इन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है जिसमें एल्वोलाई से वो रिलीज आउट होती है। इसमें जो पहली जो प्रोसेस है अगर आप देखो, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि नेजल कैविटी, नोज यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द फेरिंग्स टू द ट्रैकिया। यहाँ पे लैरिंग्स भी आता है, फिर ये ब्रोंकस आता है ट्रैकिया के बाद, यहाँ पे ब्रोंकाई आता है, लंग्स के अंदर एल्वोलाई आते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा पाथवे, एयरवे है, जिसके अंदर एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी लेती है, और उसका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ये जो है, यहाँ के अंदर ये जो लंग्स है इसके अंदर इस तरह का सिंगल एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई, जो कि ब्लड वेसल से सराउंडेड रहता है। तो इसमें एक्सचेंज होता है, क्योंकि जब बॉडी में, जब सेल्स में ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हायर अमाउंट है ब्लड वेसल्स में, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का हायर अमाउंट है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो यहाँ पर आ जाएगी ब्लड वेसल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो एल्वोलाई में चली जाएगी। तो ये जो होता है, ये 3 मेम्ब्रेन में होता है। एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, एक एल्वेओलर मेम्ब्रेन हो गई, और एक ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन हो गई। बहुत थिन मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पे। मॉइस्चर का इसमें रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए जब हम एक्सेल करते हैं तो हल्का सा मॉइस्चर हमें फील होता है, कि मॉइस्चर के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये इसका सेकेंड स्टेप है।
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व है। जो लास्ट वाला मेरा प्रेजेंटेशन था वहां मैंने एक्सप्लेन किया था, वहां पे हार्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हार्ट का फंक्शन पंपिंग ऑफ ब्लड। तो पंपिंग ऑफ जब ब्लड करता है तो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो सेल्स में पहुंच जाता है। तो वहीं पर तो उसका ब्रेक डाउन होना है, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होगा फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये थर्ड स्टेप है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये जो स्टेप है ये सेल के बीच में हो गया। जैसे सेल में ये वाला सेल है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं यहाँ पर बाहर ले लेती हूँ। इसकी जो इनर वॉल है यहाँ पे क्रिस्टी होते हैं, इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो ऑक्सीजन अगर यूज होगी तो वो जो ऑक्सीजन रिच जो यहाँ पर जो ये जो इसको सराउंड कर रहा है इसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो गई सेल में, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर करेगी। तो दो बार ये प्रोसेस हो रही है। दो बार कैसे प्रोसेस हो रही है? एक एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है जो सेकेंड स्टेप है, और एक यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है ये ब्लड और टिश्यूज के बीच में हो रहा है। दो बार गैसियस एक्सचेंज है यहाँ पर। ये वाला जो गैसियस एक्सचेंज है इसमें एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जा रही है, और ऑक्सीजन रिच एयर यहाँ पे किसमें है? ब्लड कैपिलरीज में आ रही है। और ये जो है गैसियस एक्सचेंज है इसमें सेल में ऑक्सीजन रिच एयर आ रही है और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जा रही है। और जो फिफ्थ स्टेप है इसका, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल and for the catabolic reaction and resultant release of the carbon dioxide। ये वो वाला रिएक्शन है जो कि कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है? C6H12O6 it is broken in the presence of oxygen and release of 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water, and a lot of energy is released which is stored in the form of ATP। so ये वाला जो स्टेप है ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। जो ये वाला स्टेप है ये वाला स्टेप आज के प्रेजेंटेशन में मैं ऑलरेडी ले रही हूँ। और ये वाला जो स्टेप है ऑलरेडी, ये ऊपर वाले दो स्टेप्स हैं, ये स्टेप बाकी के स्टेप ये थोड़े बहुत कवर यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी का कवर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हमने करना है, जो मेरा थर्ड प्रेजेंटेशन होगा, और इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुकी हूँ। तो इस ये जो है एक दूसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, सेम कंटेंट यहाँ पर भी लिया हुआ है। इसको मैंने एक क्लिक यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग प्रोसेस देख सकते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब तक आप कोई सिस्टम नहीं पढ़ोगे तब तक उसकी एक प्रोसेस नहीं पढ़ सकते, उसका जो फंक्शन है वो आप नहीं पढ़ सकते, उसको क्लियर नहीं होगा आपका। तो कैसे ब्रीदिंग होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है along that, क्योंकि गैशियस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में गैशियस एक्सचेंज होता है। तो ये जो है ये दोनों प्रोसेसेस इसमें वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली ये दूसरा प्रेजेंटेशन है कि जब एयर हमारी एयर जो ऑक्सीजन रिच एयर है जो लंग्स में आ जाती है, दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द हार्ट टू द टिश्यूज में ये ऑक्सीजन रिच एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर थ्रू द पल्मोनरी जो इसमें वेसल्स होती है वो सॉरी जो वेसल्स यहाँ से निकलती है हार्ट की से निकलती जो लंग्स में जाती है, जो पल्मोनरी आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ पे आता है। और ये जो गैशियस एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। फिर से इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है वो लंग्स में हो रहा है। यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आ रहा है वो हार्ट में आ रहा है, हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में जा रहा है, राइट? जो लंग्स में जा रहा है ये वाला हो गया ना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन से ये हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है, और जो ऑक्सीजन रिच एयर है उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो हार्ट में आ जाता है, हार्ट उसे पंप कर देता है। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सारा का सारा रेस्पिरेशन क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। और रीजन यही है कि जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हम उसको रेड से शो करते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे ब्लू से शो करते हैं। हम सिर्फ शो करते हैं। अगर ब्लड हमारी बॉडी से कभी भी बाहर आता है, कभी भी हमारी ब्लीडिंग होती है बॉडी से, ब्लड का कलर तो रेड है, बट उसमें कहते हैं कि स्पार्कलेट रेड है और एक पर्पल रेड है, तो वो इसको पहचानना मुश्किल होता है, बट उसका ये कलर जो होता है रेड होता है। तो ये जो प्रोसेस है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल
for the resultant in the release of the carbon dioxide. This is known as the सेलुलर रेस्पिरेशन. सो अभी तक जो डिस्कस किया था जो रेस्पिरेशन है वो पहला तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया जिसमें कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं है, ऑल द ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व. यहाँ पे और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर जो सबसे पहला एयर पैसेज है वो नेजल कैविटी यहाँ पर होता है. नेजल कैविटी हो गया, साइनसिस हो गया यहाँ पर, ठीक है, राइट. ये साइनसिस हो गया, ये सारा मेरा दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन्ड है. और उसके बाद क्या हो गया, लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया हो गया. ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है ब्रोंकस में, तो ये एयरवे कहलाता है. एयरवे का मतलब होता है जो एयर होती है वो यहाँ से आकर और यहाँ से आती हुई और यहाँ पर पहुंच जाती है. और जितने भी ये ब्रोंक्यूल्स हैं दे हैव द एंड पर कॉन्सेस का स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई, एंड एल्वोलाई दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द external respiration or breathing. So breathing is a process when we take in air which is rich in oxygen, when we give out air which is rich in carbon dioxide. और कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है. कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, नोज हो गया, नेजल चैम्बर हो गया, साइनसिस हो गया, उसके बाद फेरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स भी क्योंकि वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ट्रैकिया में आया, फिर ब्रोंकस में आया, फिर ब्रोंक्यूल में आया. तो जो लंग्स हैं दे लंग्स आर मेड अप ऑफ द ब्रोंक्यूल्स एज वेल एज द एल्वोलाई. जो ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई है दैट फॉर्म्स द लंग्स. तो लंग्स में जो होता है यहाँ पे एल्वोलाई के थ्रू, ये जो एल्वोलाइज है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, वो यहाँ पे ऐसे चला जाता है. और फिर ये जो एयर हम एक्सेल करते हैं दैट विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. हम कोई भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं, हम एयर इनहेल और एक्सेल करते हैं. एयर जो इनहेल करते हैं दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, जो एक्सेल करते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा जो प्रोसेस था कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो टिश्यूज में होता है जहाँ ऑक्सीजन यूज होती है. बहुत लंबी प्रोसेस है, इसीलिए मेटाबॉलिक वर्ड मैंने बार बार यूज किया यहाँ पर. बहुत लंबी प्रोसेस है, 3 मेन स्टेप्स में होती है. और जो थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसका जो लास्ट स्टेप है उसमें ऑक्सीजन यूज होता है और एनर्जी रिलीज होती है. इतना डिटेल में तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में नहीं लिया, बट व्हाट इज अ बेसिक थिंग्स व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है. सो ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है ब्लड से, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल. सो ये वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द ब्लड, डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल. इसका क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स सराउंड कर रहे हैं यहाँ पर और ये सेल्स के बीच में ब्लड वेसल्स है. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या लिखा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड. ये ब्लड कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा और द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल. सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रोसेसेस है बेसिकली. ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा क्रेब्स साइकिल है और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं इसको, ईटीसी कहते हैं इसको. क्रेब्स साइकिल के 2-3 नेम्स हैं यहाँ पर. क्रेब्स साइकिल टीसीए साइकिल भी कहलाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाता है, और ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो भी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप. एंड आफ्टर दैट अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, जो फर्स्ट स्लाइड था आई हैव टोल्ड यू ये बिना ऑक्सीजन के भी होता है. ग्लाइकोलिसिस में देखो नहीं हुआ है ऑक्सीजन यूज, क्रेब्स साइकिल पे भी नहीं हुआ यूज, ईटीएस में ऑक्सीजन यूज हुआ है. तो यहाँ पर जो एनर्जी ट्रैप्ड थी NADH और FADH में वो ATP के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हुई, और ये ATP डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स में. सो 2 तरह के रेस्पिरेशन है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑर्गेनिक फूड होता है, जिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड. सो ग्लूकोज का जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, उसमें ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज होता है. ये स्टेप कॉमन है दोनों में, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. तो सबसे पहले हमने एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर देखा है. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूविक एसिड. अब ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्रेब्स एक ही स्टेप है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन
फिर उसका बाद स्टेप है क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर जो एटीपीज है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये कितना है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। मतलब क्या है? ये है C6H12O6। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे रिलीज होते हैं अगर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल है। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है, जैसे प्रोकैरियोट्स हो गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए, हमारे भी मसल सेल्स में ये होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन में होता है, कुछ सेल्स में होता है। ये इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। हमारे मसल सेल्स में भी अगर हम विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और देन भी हमारी जो मसल सेल्स हैं कई बार एनारोबिकली वहां पे रेस्पायर करते हैं, बट ओनली मसल सेल्स ओनली फॉर 1.5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं करते। फिर ऑक्सीजन आप धीरे धीरे पहुंच जाती है मसल सेल्स में। वो तो विग्रस एक्सरसाइज या बहुत उसमें होता है। तो यहाँ पर अगर विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पर अगर रेस्पिरेशन होता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ग्लाइकोलिसिस तो इसका कॉमन स्टेप है, पायरुवेट में भी चेंज होगा, और फर्मेंटेशन के बाद लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। यहाँ पर जो गेन है ना, वो 2 एटीपी का गेन है। वैसे यहाँ पे एटीपीज बनते हैं बट यूटिलाइज हो जाते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो होता है एटीपीज बनते हैं, काफी एटीपीज बनते हैं, बट वो यूटिलाइज हो जाते हैं। तो नेट गेन यहाँ पे 2 एटीपीज का है। थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि आई टोल्ड यू कि प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया हो गया, मसल सेल्स हो गए, वो एनारोबिकली यहाँ पे रेस्पायर करते हैं। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन है तो 36 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर करते हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, एरोबिक रेस्पिरेशन है, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों के स्टेप जो आप देखो, तो जो स्टेप हमने इनिशियल स्लाइड पे देखा था, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव कार्बोजाइलेशन, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, इसको अभी चेंज होने के लिए जब साइटोप्लाज्म से जो ये वाला जो क्रेब्स साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड पहले अपने आप को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है, देन इट एंटर्स इन द क्रेब्स साइकिल। तो ये वाला स्टेप होता है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होकर स्टोर हो जाती है, लेकिन एटीपी में नहीं होती। थोड़ी सी एटीपी में भी होती है, जीटीपी में होती है, लेकिन पूरी नहीं होती। तो पूरी कहाँ पर होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी में यहाँ पर रिलीज हो जाती है, राइट। तो दिस इज अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस का स्टेप क्या है? ये एनारोबिक और एरोबिक में दोनों में कॉमन है। कहां पर होता है? दिस इज द मेन, ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? कोई भी सेल हो किसी का। दिस इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल को मैंने यहाँ पे क्यों शो किया है? क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में है। और ये सेल अगर मैं ले लूं तो ये एक प्लांट सेल है, जिसमें कि जो वैक्यूल है वो सेंटर में है, और न्यूक्लियस इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो जो होती है ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में ही होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। प्लांट भी मैंने इसलिए ले लिया कि प्लांट में भी तो रेस्पिरेशन होता है, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो सब में कॉमन होता है, राइट। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन का जो वो तो इतना डिटेल होता है, वो अलग टॉपिक होता है। तो यहाँ पर जो है ये स्टेप जो है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, कि ये वाला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब है ये क्या है? ये C6H12O6 है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है ना, दिस इज C6H12O6। अब यहाँ पर एटीपी यूज भी हो रहा है। अगर आप देखो तो इस प्रोसेस में 10 स्टेप्स की प्रोसेस आई हैव मेंशन्ड हियर। 10 केमिकल रिएक्शंस, जैसे ना मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और 10 केमिकल रिएक्शंस के बाद ये पायरुविक एसिड में चेंज होता है। उसके बाद जो ये अल्कोहल और ये लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसके लिए अलग रिएक्शंस है। अभी जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ वो यहाँ तक कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। अब ये वाला मैंने क्यों स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन कहलाता है ये क्यों डाला मैंने आपको? क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज भी हो रहे हैं, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ पर बन रहे हैं पूरी प्रोसेस में। क्योंकि जब 10 केमिकल रिएक्शंस होंगे उसमें 2 यूज होंगे और 4 बनेंगे, बट नेट गेन कितना हुआ? 2, क्योंकि 4 - 2 2 हो जाएगा। सो एटीपी के एंड में पायरुविक एसिड के थ्रू सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो होते हैं वो यहाँ पर गेन करता है, ठीक है। तो
यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस है फ्रॉम ग्लूकोज टू द पायरुविक एसिड, अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा C3H6O3, ये पायरुविक एसिड हो गया। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड का C3H6O3, यहाँ पे C6H12O6 था। तो इसका जो पायरुविक एसिड बनता, अब ये एनारोबिक अगर रेस्पिरेशन है प्रोसेस, तो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जो ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, ये दोनों के लिए कॉमन प्रोसेस है। और ये कहाँ पर होती है, साइटोसोल में। साइटोसोल का मतलब होता है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर जो हमें बाद में देखो, जिसमें हमें 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है, एक ईस्ट में पढ़ना है और एक मसल सेल्स में पढ़ना है, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाता है। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ये बैक्टीरिया है सपोज, राइट। तो ये अगर एनारोबिकली अगर रेस्पायर कर रहा है बैक्टीरिया, एरोबिकली एनारोबिकली दोनों रेस्पायर करता है, तो इसके साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, क्योंकि इसमें मीजोसोम्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वहां पर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। बट अगर एनारोबिकली ये रेस्पायर कर रहा है तो इसके सारे स्टेप्स यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं, राइट। और इसकी जो इनर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम्स का, उसमें इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कंप्लीट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। और अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी रिलीज होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। और यहाँ पे देखो 34 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। वैसे हम 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी करते हैं, कुछ यूज हो जाते हैं ना, यहाँ पे 2 यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन जो नेट गेन होता है वो 36 मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग मेंशन करते हैं। तो इसको हम इस तरह से इसको कैलकुलेशंस होते रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस, ये कॉमन है, किसका, सब में कॉमन है, ऑल ऑर्गेनिजम्स का साइटोप्लाज्म में होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, और ग्लूकोज इज चेंज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड्स है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज चेंज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो यही, पहले मैं एनारोबिक कंप्लीट कर रही हूँ, देन आई विल टेक एरोबिक, वो साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ वी कम टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने 2 तरह के लिए, वैसे तो कई तरह से होता है, बट 2 तरह का लिया है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लिया है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिया है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है वो मैमल्स में विग्रस एक्सरसाइज के थ्रू होता है, मसल सेल्स में होता है, ओनली फॉर 1.5 मिनट के लिए होता है। क्रैम्प्स आ जाते हैं अगर ये अगर जो लैक्टिक एसिड है वो बॉडी से रिमूव नहीं होता, इसीलिए अगर हम हॉट वाटर से नहा लेते हैं आफ्टर द विग्रस एक्सरसाइज, या कुछ भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो लैक्टिक एसिड मसल सेल से रिमूव करना जरूरी होता है। ये ऐसे मैंने आपको दे दिया था कि NADH ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट टू द पायरुवेट जनरेटिंग द लैक्टेट एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यही देखो, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट में चेंज होता है, और यहाँ पर ये जो NADH है ना, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को स्टोर करता है। तो 6 मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ पे बनते हैं, बट वो यूटिलाइज भी हो जाते हैं। देखो नेट गेन 2 एटीपी का है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनता है। और ये कहाँ पर होता है, ये रेड ब्लड सेल्स में भी होता है। आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे आरबीसी तो हम नॉर्मली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बट ये इस तरह का स्ट्रक्चर है आरबीसी का। और आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी आउट करता है। तो इसमें ना अपना न्यूक्लियस है मैच्योर आरबीसी में, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि इसमें स्पेस, मैक्सिमम स्पेस ये हीमोग्लोबिन को कवर करता है, पिगमेंट जो होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इस वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी हमारे बॉडी के हैं, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वो भी इस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन, बिकॉज एवरी सेल इज रेस्पायरिंग। और बैक्टीरिया जो होते हैं, जो योगर्ट का बैक्टीरिया होता है जिसमें कर्ड बनता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, सो दे आर ऑल्सो performing this anaerobic respiration। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो होता है, ये जितने भी अल्कोहल्स बनते हैं जो लिकर्स वगैरह के लिए यूज होते हैं, उसमें ईस्ट यूज होता है। तो उसमें कोई भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हो जाता है, जैसे
जैसे बियर हो गया, विस्की हो गया, जितने भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस होते हैं उसके लिए भी ये यूज होता है। ईस्ट को यूज करते हैं यहाँ पे। इथाइल अल्कोहल जैसे ये बना, इसका एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। यहाँ पे ईस्ट को यूज किया जाता है। जैसे माल्ट शुगर हो गया और ग्रेप से बन जाएगा, बार्ले से बन जाएगा। तो इसमें जो होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस, तो इसमें भी कॉमन स्टेप है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट यहाँ पे रिलीज होते हैं और नेट 4 रिलीज होते हैं ना, यहाँ पे 2 तो यूज हो गए थे, हमने पहले भी आपको बता दिया था। और NADH जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होकर इथाइल अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है वो भी विदाउट ऑक्सीजन होता है। और बहुत सारे जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ एरोबिक भी होते हैं, कुछ एनारोबिक भी होते हैं। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं, जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी कई बार, जो जैसे ईस्ट है, ईस्ट वैसे तो फंजाई में आता है, फंजाई है ना ईस्ट, तो फंगस है ईस्ट तो, पर सिंगल सेल्ड होता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ईस्ट का, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम लोगों ने फिजन वगैरह भी देखते हैं, बडिंग बडिंग के थ्रू जो बढ़ता है इस टाइप से। तो ये वो वाला ईस्ट है, सिंगल सेल जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है वो यहाँ पर होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मैंने आपसे क्यों लिया था? क्योंकि रेस्पिरेशन हम इसको कवर कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वो क्या किया था? ग्लाइकोलिसिस, जो दोनों में कॉमन है। अब हम आए कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो फूड स्टेप में यूज होता है, और जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है फूड की, उसको जो ATP में, मतलब जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, वो कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो ये रेस्पिरेशन की फुल प्रोसेस है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है, और जो केमिकल एनर्जी जो यहाँ पर रिलीज होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। ATP क्या कहलाता है? ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी कहलाता है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फूड स्टेप। फूड स्टेप को ब्रेक करने का क्यों मतलब होता है? टू कन्वर्ट द एनर्जी विच इज कंटेन्ड इन केमिकल बॉन्ड। मैंने इसको केमिकल बॉन्ड्स में है ना, ट्राइफॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनटू द एनर्जी रिच कंपाउंड जो है ATP में, इसको ट्रैप करना होता है। जो कि केमिकल एनर्जी ब्रेकडाउन, जो फूड से केमिकल एनर्जी ट्रैप हुआ था। इसका मतलब एक बार मैंने आपको और भी मेंशन किया था कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है, यही सबका, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विच आर फाउंड ऑन द अर्थ, उसका सोर्स सोलर एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी हम लोग तो उसको क्या करते हैं? रिटेन ले नहीं पाते। तो सोलर एनर्जी को कौन कैप्चर करता है? प्लांट्स कैप्चर करते हैं। तो ये फूड जो होता है इसके यहाँ पर कैप्चर हो जाता है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और फूड का जो ब्रेक डाउन होता है उससे ये एनर्जी अब रिलीज होती है, जो कि फ्यूल की तरह काम करती है और डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस में काम आती है। तो ग्लाइकोलिसिस तो ये कॉमन स्टेप है एनारोबिक और एरोबिक में। और जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में यहाँ पे चेंज होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज होते हैं। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल बनता है। बट अगर एरोबिक है तो ऑक्सीजन यूटिलाइज करके ये एंड प्रोडक्ट होते हैं, बट दैट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब क्या है कि अब जो ये वाला जो सेल था यहाँ पे साइटोप्लाज्म था, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये जो यहाँ पे पाइरुविक एसिड था या एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, जहाँ पे 2 स्टेप्स होंगे। और वो स्टेप्स कौन से होंगे? दीज आर द 2 स्टेप्स। ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स है, 10 स्टेप्स है, पूरे यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पाइरुविक एसिड है। उसके बाद पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, ये मेंशन है कोएंजाइम में, तो यहाँ पर एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये साइकिल डिस्कवर करी थी। क्रेब्स साइकिल में अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये एनर्जी जो होती है ये स्टोर हो रही है। एनर्जी किसमें? जैसे एरो जिधर आ रहा है ना, ये NADH हो गया,
और फिर आप देखिए यहाँ पर ये वाला NADH हो गया, तो एनर्जी यहाँ पे FADH हो गया, यहाँ पर आप देखो GTP हो गया, ये भी NADH हो गया, इवन द ATP के फॉर्म में भी जो है यहाँ पे ये एनर्जी जितनी फूड की है ये यहाँ पे रिलीज हो रही है, बट डायरेक्टली ATP में नहीं हो रही है। अब एटीपी पे जो रिलीज होती है एनर्जी वो थर्ड स्टेप में होती है, जैसे कि यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड साइकिल कहलाती है, क्रेब्स साइकिल भी कहलाती है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहलाती है। ये ईटीएस है। ईटीएस का जो लास्ट स्टेप है, ईटीएस का जो लास्ट स्टेप है वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। यूकैरियोट्स में जो स्टेप्स हैं इसमें इसमें बहुत ज्यादा 7 to 8 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। हर स्टेप अलग अलग एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है, जितने भी डिफरेंट एंजाइम हर स्टेप को कैटेलाइज करते हैं और एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनता जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे जैसे NADPH के फॉर्म में हो रही है या FADH के फॉर्म में हो रही है, ये ATP को स्टोर कर रही है। ये जब रिलीज कराएगी तो एक NADH से 3 ATP रिलीज होंगे और एक FADH से 2 ATP ये रिलीज करेगा। तो जो टोटल ATP रिलीज होंगे ETS में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ पे जो टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, वो 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है माइटोकॉन्ड्रिया में। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का मतलब है ये तो आउटर वॉल है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये इसकी जो इनर वॉल है वो इस तरह से क्या है, ये इनर फोल्ड्स है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। तो जो क्रेब्स साइकिल होती है वो यहाँ पर होती है, यहाँ जहाँ मेरा ये है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है, राइट। इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। जो ETS होता है, जो ETS है यहाँ पे, जैसे क्रेब्स साइकिल तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होती है। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे ETS होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मेंशन्ड है कि लोकेटेड इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड डॉट शेप्ड कंपार्टमेंट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला जो क्रेब साइकिल का एरिया अंदर इसके एंजाइम्स, क्योंकि दोनों के अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्रेब साइकिल के एंजाइम्स यहाँ पर है और ETS के एंजाइम्स यहाँ पर है। तो ETS का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, सॉरी ऑक्सीजन यूज होता है और एनर्जी ATP पे यहाँ पे रिलीज होकर स्टोर हो जाती है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर भी ATP जैसे रिलीज हो रहा है, यहाँ पर भी ATP हो रहा है। तो जितने मैंने यहाँ पे सर्कल किए हुए, ये क्रेब्स साइकिल और ETS को जो डिटेल में लेना है, 10th के में तो डिटेल नहीं है, 10th में तो इतना ही मेंशन्ड है, और 11th की बुक में जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में लूंगी। सो जो TCA साइकिल हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गई, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई, ये 8 डिफरेंट एंजाइम्स इसको कैरी आउट करते हैं और 8 स्टेप में होती है। ये कौन सी साइकिल है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ग्लूकोज जो एंटर कर रहा है साइटोप्लाज्म में एंटर कर रहा है, पाइरूवेट में चेंज कर रहा है, और पाइरूवेट एंटर कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में। यहाँ पे एंजाइम सारे के सारे प्रेजेंट है और एनर्जी NADH और FADH के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। वो कैरी कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। अभी मैंने जो लास्ट स्लाइड पे आपको डायग्राम ड्रॉ किया तो यहाँ पे ETS कैरी आउट हो रहा है, उसी को यहाँ पे शो किया गया। इसको अगर यहाँ पे देखें तो ये जो पोर्शन है ये क्रेब साइकिल है। यहाँ पे क्रेब साइकिल TCA साइकिल कहलाता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहाँ से एंटर करता है साइकिल में, और ये जो साइकिल है ये NADH, यहाँ पे एरो जा रहा है, ये NADH। अब यहाँ पे देखो ये 6 एक मॉलिक्यूल को चल रहा है, पाइरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो इसको हम बाद में लेंगे, GTP ATP की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो इसमें स्टोर हो रही है, और वो एनर्जी NADH और ये FADH की जो एनर्जी है, ये जो साइकिल दिखाई हुई है ये ETS है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। जो फिर से इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो इनर में क्रेब साइकिल यहाँ पर हो रही है, ETS यहाँ पर हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे शो किया गया ETS में, ये देखो ATP जो रिलीज हुई है, जो लास्ट स्टेप है ना, ये यहाँ पर यहाँ ऑक्सीजन यूज होती है और ATP के फॉर्म पे सारी एनर्जी ट्रैप हो जाती है। तो ETS में जो स्टेजेस है,
जो लिविंग सेल में जो ऑर्गेनिक फ्यूल का ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। एटीपी को यूज की तरह करा जाता है, फ्यूल की तरह यूज करा जाता है। जितने भी लाइव प्रोसेसेस है जिसमें एनर्जी का, सब में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए तो हम लोग डिफरेंट मील्स लेते हैं, दिन में 4 मील्स लेते हैं, क्योंकि एनर्जी को रिलीज होने में और उसको यूज होने में टाइम लगता है। ब्रेकफास्ट से लेकर, लंच से लेकर, इवनिंग टी से डिनर से लेकर हमारा 5-6 आवर्स का गैप होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन के बाद उसका जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, ऑक्सीजन उससे ब्रेक डाउन होता है, लंबी प्रोसेस होती है, और एक मील के बाद हमारे पास एनर्जी रहती है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, राइट। सो अब जो एनसीईआरटी 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जिसको मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, क्योंकि इससे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता लगता, ये तो रट रट आके आपको पता लग जाएगा, कैसे रट लो और ऐसे लिख लो। जो आपका एक्सप्लेनेशन है, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन कंपाउंड है, साइटोप्लाज्म में पायरूविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड में ये चेंज होता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, इट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरूविक एसिड, राइट। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे कितना रिलीज करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज करता है। नेट गेन जो होता है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। दूसरा जो लैक्टिक एसिड होता है यहाँ पर, दैट इज वाज द लैक्टिक एसिड। यहाँ जो लैक्टिक एसिड है ये वाला जो है, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ पे रिलीज होता है, और ये कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ है, यहाँ पे 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को रिलीज करता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो पायरूविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के में क्रेब्स साइकिल को करता है, फिर ईटीएस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे रिलीज हो जाती है। मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ, तो जो मसल सेल्स टेम्परेरली हम करते हैं हमारे विग्रस एक्सरसाइज में, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, देन ओनली इट इज टेकिंग प्लेस। सो दिस इज अबाउट द, सो अभी तक जो हमने स्टडी किया था वो क्या स्टडी किया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे कैरी आउट होता है सेल्स में, और अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह हमने कुछ नहीं देखा, जो कि क्रेब्स साइकिल और जब ईटीएस का प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसमें मैं सारा क्लियर कर दूंगी। अब ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है डिफरेंट एनिमल्स में, थोड़ा सा उसको स्टडी कर लेते हैं। 10th का टॉपिक है ये, तो 11th में भी है थोड़ा सा, जब ये स्टार्ट होता है तो इनिशियली इसी से स्टार्ट होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है, जो टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिपेंड करता है कि ये हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया, लैंड पे रहते हैं, या एक्वाटिक हो जाएंगे, वाटर में रहते हैं, मतलब हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, कि वो लिथोस्फीयर है, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आवर बॉडी इज स्टार्टेड विद द सेल, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल टू द टिश्यूज, तो टिश्यूज के बाद वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कई तरह से स्टडी करते हैं। तो 2 तरह से अगर आप देखो तो सेल टू टिश्यूज टू ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म, तो ये किस तरह से भी स्टडी करते हैं। हायरार्की हम लोग इसमें हम लोग कई तरह से इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हैबिटेट के फॉर्म में, या तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो डिपेंड करता है कि हाउ दे आर टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। गैशियस एक्सचेंज जो होता है सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, टेकिंग इन एयर, the movement of the molecule of the gases from the higher concentration to the lower concentration। तो सिंपल होता है कि जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, उसके थ्रू यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। एनिमल्स ने डिफरेंट ऑर्गन्स को इवॉल्व किया है, ये तो पैलेंटोलॉजी में हम लोग देखते हैं, to take the oxygen from the atmosphere from the environment and giving out the carbon dioxide which is produced। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, फूड का ब्रेक डाउन तो सबने करना ही करना है क्योंकि एनर्जी रिलीज करनी है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन को कैसे लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हार्मफुल है इसको कैसे बॉडी से निकालना है, ये इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वो एनिमल्स में मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ये एटमॉस्फेयर से ब्रीथ इन, जैसे लंग्स हो गया और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, अभी पढ़ते हैं आगे। और जो वाटर
जो एयर में एटमॉस्फेयर है, एयर में एटमॉस्फेयर कितना है हमारा 20.9%, जिसको हम लोग 21% लेकर करते हैं। बट कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर में वो लेते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट ऑब्वियसली बहुत कम है, यहाँ का अमाउंट बहुत कम है। तो कुछ एनिमल्स है यहाँ पर, जैसे स्पाइडर है। स्पाइडर किसको बिलोंग करता है? स्पाइडर आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। चिकन हो जाएगा, वर्टिब्रेट हो जाएगा, गिल हो जाएगा, के सॉरी फिश हो जाएगा, ये वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। ये कैटरपिलर हो जाएगा, जिसे लार्वल स्टेज भी कहते हैं, ये भी आर्थ्रोपोडा को, इंसेक्टा को बिलोंग करता है। ये स्पॉन्जेस हो जाएंगे जो कि पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं। तो ये जो गैस यहाँ पे जैसे इसके पोर्स होते हैं, तो पोर्स में जैसे वाटर एंटर किया और यहाँ से वाटर आउट हो गया। तो जो वाटर एंटर किया तो ऑक्सीजन जो उसमें डिजोल्व है वो इन्होंने सेल में ले लिया, और जब ये प्रोसेस हो गई तो यहाँ से निकल गया। इसी तरह से जैसे लंग्स हो गया, गिल्स हो गया, तो डिफरेंट वे में ये गैस को लेते हैं, इन करते हैं, इनहेल करते हैं और आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिश कैसे लेता है। फिश जो रेस्पायर करता है वो गिल्स से करता है। गिल्स को जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे आपकी कोई बुक है, बुक के जो पेजेस है ना, आप उसको कंसिडर करो कि वो जो बुक के पेजेस है वो गिल्स का स्ट्रक्चर है। और जब गिल्स, जब पानी के बाहर हम फिश को निकालते हैं तो जितने भी गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसके बीच में गिल्स जो होते हैं ना, वो सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स है। इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे गिल्स इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जो है वो ब्लड वेसल्स है। ठीक है। तो जब भी आप फिश को कभी भी देखो, तो फिश जब अपना माउथ जो है ओपन करती है, तो ये वाला जो इसका हिस्सा है ऑपरकुलम कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये ऑपरकुलम कहलाता है, जहाँ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उसका माउथ ओपन होता है तो उसका ऑपरकुलम क्लोज हो जाता है, और जब ऑपरकुलम क्लोज होता है तो माउथ जो होता है वो ओपन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मुंह से पानी लिया फिश ने, और वो पूरे बॉडी में नहीं जाता वाटर, वो यहाँ जो गिल्स होते हैं, ये वाला जो गिल्स है, मुंह से वाटर लिया, वो गिल्स में ही जो ब्लड वेसल्स है ना, यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, वो बाहर वाटर में आ जाती है, और ऑक्सीजन रिच जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, लो अमाउंट में बहुत है, इसीलिए बहुत फास्ट रेस्पायर करती है गिल्स, जो गिल्स के थ्रू फिश। और एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं, वो ज्यादा उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है। आप कभी भी एक्वेरियम में इनको ऑब्जर्व करो, ये क्या करेंगे, इनका मुंह ओपन होगा और जो अपर कुलम है वो क्लोज्ड होगा। जब अपर कुलम ओपन होता है तो वो जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है बहुत फास्ट होता है। हमारा ब्रीदिंग रेट तो बहुत कम है। कभी अपने आप ब्रीथ देखो, वन ब्रीथ का मतलब होता है वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक बार आप इनहेल कर रहे हो, दूसरा आप एक्सहेल कर रहे हो। तो मोस्टली 16 टाइम्स इन एंड आउट होता है, राइट। तो फिश जो होती है, ये अपना जो वाटर है टेक्स इन द माउथ, और वो माउथ से गिल्स के में जाता है, जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ब्लड ले जाता है, क्योंकि गिल्स जो है दैट इज सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, जैसे स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें एक सिर्फ ओनली वन इसका ऑपरकुलम यहाँ पर होता है। बाकी इसकी बॉडी में इस तरह से छोटे छोटे ऑस्टियाज होते हैं। तो यहाँ से पानी गया, यहाँ से पूरी बॉडी में निकल के यहाँ से निकल गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन सेल्स ने ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यहाँ से निकल जाती है। ये इस तरह का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्पॉन्जेस में होता है। सिलेंट्रेट्स में हो जाएगा, फ्लैटवर्म्स हो जाएंगे। तो ये इनके पूरे बॉडी से चलता है, जैसे यहाँ पे पूरे बॉडी में एंटायर सरफेस से चलता है। अर्थवर्म जो होता है, कभी भी अर्थवर्म ड्राई वेदर में बाहर नहीं आता, बिकॉज इट ऑलवेज टेक द ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द मॉइस्ट स्किन। कभी भी आप देखो जहां पर मॉइस्चर होता है, देयर यू विल फाइंड आउट द अर्थवर्म। अर्थवर्म कभी भी धूप में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी ड्राई हो जाएगी स्किन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। तो अर्थवर्म दे always take the and gases जो एक्सचेंज होता है, moist skins जो होता है, क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर को कहलाता है, एपिडर्मिस के ऊपर होता है, जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं उसमें ट्रैकियल ट्यूब होती है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। इसको मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज जस्ट अ रफ स्केच ऑफ दिस कॉकरोच की बॉडी। अगर मैं देखूं तो इसमें यहाँ पर एब्डोमिनल और थोरेसिक चैम्बर्स कहलाते हैं।
ये वाला तो माउथ कहलाता है, फिर 3 थोरेसिक कहलाते हैं, फिर एब्डोमिनल कहलाते हैं। इसमें छोटे छोटे ना यहाँ पे होल होते हैं जिसको स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो एयर तो स्पाइरेकल से एंटर करता है यहाँ पर, एयर क्या करता है, स्पाइरेकल से यहाँ पर एंटर करता है। लेकिन स्पाइरेकल्स जो होते हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड ऐसे भी है और पूरे बॉडी में भी कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे आपने दिखाया कि जो एयर सैक है ना, पूरे बॉडी में कनेक्टेड है। तो स्पाइरेकल से जो एयर जाती है ना, ये पूरे बॉडी में यहाँ पर, इस देखो आप, पूरे बॉडी में यहाँ पे मूव कर जाती है। तो ये ट्रैकियल ट्यूब्स कहलाती है, ये स्पाइरेकल्स कहलाते हैं। ये जो बीच वाली जो है एरिया है, ये ट्रैकियल ट्यूब्स कहलाती है। तो नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर या बाहर चली जाती है, एंड दैट हैपेंस इनसाइड द इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो कॉकरोच ले लो, ग्रासहॉपर ले लो, कोई भी आप इसको एग्जांपल ले सकते हो। Aquatic arthropods, mollusca and young frog, जो young frog जिसको हम tadpole कहते हैं, that also respires by the gills। ये इसमें ये भी रेस्पायर, जैसे फिश गिल से रेस्पायर करते हैं मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। आप देखो जब भी वेल है, वेल इज अ मैमल, मैमल लंग्स से रेस्पायर करती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप देखो वेल सरफेस पे आके एयर इनहेल करती है, वाटर के थ्रू एक्सहेल भी होता है। तो उस तरह से, क्योंकि वो तो लंग्स से करता है। लेकिन अगर आप शार्क वगैरह को देखो, जो ये है फिश है, दे ऑलवेज रेस्पायर बाय द गिल्स। तो फ्रॉग जो है, जब वाटर में इनको जो एग देने के लिए जब जाते हैं या फर्टिलाइज एग होते हैं, वो वाटर में होते हैं, बिकॉज टडपोल लिव्स इन वाटर एंड फ्रॉग लिव्स ऑन द लैंड। ये पानी में है और ये लैंड में है, और पानी के जो अंडे होते हैं वो भी पानी में होते हैं। जब मेल एंड फीमेल, फीमेल फ्रॉग वाटर में जाके जब एग लेइंग होता है और मेल फ्रॉग उसको फर्टिलाइज करने के लिए जाता है, एट दैट टाइम दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ द स्किन। तो 3 ऑर्गन्स है यहाँ पे रेस्पिरेशन के, ब्रीथिंग के लिए। दे रेस्पायर मतलब ब्रीदिंग की बात हो रही है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो तो हमने पढ़ा हुआ है, सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमें पता है कि कैसे सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है फूड का। बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है यहाँ पर। वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो स्किन से भी करते हैं, गिल्स में भी करते हैं, जो यंग टेडपोल जो होता है, यंग फ्रॉग जो टेडपोल क्या रहता है। और नॉर्मल व्हेन द फ्रॉग लिव्स ऑन द लैंड, दे रेस्पायर बाय द लंग्स, राइट। तो लंग्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। एम्फीबियंस में सैलमेंडर भी है, टोड भी है, फ्रॉग भी है। मैंने सिर्फ फ्रॉग को यहाँ पर आपको बताया था। रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स भी आती है। बर्ड्स तो आपने देखा है, मैमल्स में इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट ऑफ देम वी रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, यहाँ पे एल्वोलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसमें होता है, सिंगल सेल एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। तो जितना भी अभी अभी हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनिमल्स को देखे, तो बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से लेते हैं। जैसे कुछ लंग्स के थ्रू लेते हैं, एज यू हैव सीन दैट कि लंग्स के थ्रू होता है, कुछ गिल्स के थ्रू होते हैं, कुछ एंटायर सरफेस से लेते हैं। तो डिपेंड करता है। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो पिक्चर है, वो यंग मोलस्क वगैरह की, आर्थ्रोपोड्स की है, जो इस तरह से आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क किस तरह से रेस्पायर करते हैं। तो जो भी सराउंडिंग्स होती है, जैसे मैंने पहली स्लाइड में लिया था, जो उनकी हैबिटेट होती है और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वी आर द मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हमारे जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर पे, एनवायरनमेंट पे एक्सपोज्ड नहीं है। इसीलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा सेल्स के थ्रू नहीं हो सकता। यू अंडरस्टैंड दैट। हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं है। बैक्टीरिया को देख लो, अगर बैक्टीरिया का क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बाहर से अंदर चला गया, यहाँ पे कोई भी हो जाएगा बाहर से अंदर आके। हम लोग मल्टी सेलुलर है, बिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी को बनाते हैं, या जितने भी ये एनिमल्स हैं बहुत ज्यादा सेल्स बनते हैं। डायरेक्टली एक्सपोज थोड़ी है, इनकी बॉडी के बाहर से अंदर ले लिया और अंदर से बाहर कर दिया। तो प्रॉपर एक चैनल होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये गैसेस सेल्स के पास जाती है, वहां पे ब्रेक डाउन फूड का मटेरियल का होता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली एनर्जी रिलीज होना रेस्पिरेशन है, जो एनर्जी रिलीज होके ट्रैपिंग होना इसका रेस्पिरेशन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि एटीपी वहां पे रिलीज भी होती है और स्टोर भी होती है। दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो रेस्पिरेशन को जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे लिया था कि हम
एक स्टेप में कंप्लीट कभी कर ही नहीं सकते। जब तक गैसेस एंटर और एग्जिट नहीं होंगी, जब तक डिफ्यूजन नहीं होगा गैसेस का, वो गैसेस सेल्स के पास नहीं पहुंचेगी, सेल्स में फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और फूड्स की एनर्जी है जब तक एटीपी में नहीं स्टोर होगी, तब तक रेस्पिरेशन कंप्लीट थोड़ी होता है। एक स्टेप अगर हमने यहाँ पर दे दिया, इसीलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको बताया था, ये एक लॉन्ग मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें किसका ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। सिंपल सा हम यहाँ दिखा देते हैं कि फूड का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, और यहाँ पे H2O रिलीज हो गया और एनर्जी ट्रैप हो गया। ये एक स्टेप की प्रोसेस थोड़ी है, यहाँ पे देर आर डिफरेंट स्टेप्स। ये इस डिफरेंट स्टेप्स का मतलब है ऑक्सीजन कैसे बॉडी में आई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल रही है। अब ये तो हमने एयरवेज में देखा, इस तरह से यहाँ से आ रही है या जा रही है। फूड कहाँ से आया, फूड कहाँ से आया, न्यूट्रिशन के थ्रू आया, ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया, वो सेल में गया। ऑक्सीजन कैसे सेल में गई, ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल में गया। और इसीलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका फंक्शन किसका फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है। अब आता है कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होता है। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था वो तो प्लांट्स में ऐसे ही होता है कि जो फूड होता है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, वो ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में होती है वैसे ही होता है। इसीलिए ये वाला जो प्रेजेंट जो डायग्राम दिखाया हुआ है, वो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और निकलती कैसे और ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, ये हमें देखना है यहाँ पर, है ना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये यहाँ पे निकलना और 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को ट्रैप होना, ये सारा कुछ सेम है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या है कि फूड का ऑक्सीडेशन तो सेम होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड होता है, 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं, और जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन चाहिए होता है जैसे हमें चाहिए होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली बच्चों से पूछते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस से कंफ्यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूज होता है, बट रेस्पिरेशन में जैसे हमारे बॉडी में होता है वैसे प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट जो गैशियस एक्सचेंज है उसके लिए कोई हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसा इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। इसके भी रीजन है कि क्यों नहीं है। सो यहाँ पे जो रूट है वो रूट हेयर की से रेस्पायर करती है, स्टेम जो है वो लेंटिसेल से रेस्पायर करता है, और लीव्स जो है वो स्टोमेटा से रेस्पायर करते हैं। मतलब एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट दे रेस्पायर बाय देयर ओन। मतलब जो भी कनेक्टिविटी है प्लांट की, ये क्या है, रूट है, यहाँ पे स्टेम है और लीफ है। इसको हम ड्रॉ भी कर देते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये रूट है और ये स्टेम है और यहाँ पे ये लीव्स है। तो लीव्स स्टोमेटा के थ्रू, ये लेंटिसेल के थ्रू, और ये रूट हेयर के थ्रू। अब रूट हेयर्स क्या है, रूट हेयर को अगर ये कट करूं मैं, ये अगर रूट है और यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसका जो एंड में रूट हेयर होते हैं, तो अगर मैं इसको ट्रांसफर सेक्शन को कट करूं, तो ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सेल का जो एक्सटेंशन है ये रूट हेयर कहलाता है। अब रूट हेयर कहाँ पर है, ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जाते हैं। दे जस्ट गो इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर ट्रैप्ड है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो रूट जो है वो इस तरह से रेस्पायर करते हैं। रूट इसीलिए तो हम लोग पोरस रखते हैं, इसकी जो सॉइल होती है उसको पोरस रखते हैं, उसकी खुदाई करते रहते हैं कि एयर आ जाए और एयर के थ्रू जो रूट्स है वो रेस्पायर कर पाए। तो जो एयर स्पेसेस होती है उसके बीच में जो एयर ट्रैप्ड होती है, तो रूट एयर जो है एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स है, और एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशन से ये रूट। जो लेंटी सेल्स होते हैं वो ओल्ड स्टेम में यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पे ये पोर जो होते हैं, ये ऑपरेट जो होते हैं खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं, मतलब ये क्लोजिंग या ओपनिंग नहीं है इनकी। तो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर जो ये वाला दिखाया है यहाँ पर, ये लेंटिसेल्स है। ज्यादातर जो ओल्डेस्ट वो होते हैं स्टेम्स होते हैं उसमें तो बहुत होते हैं, बट यंग स्टेम्स में भी होते हैं। तो स्टेम अपना लेंटिसेल्स के थ्रू यहाँ पे रेस्पायर करता है। और लीव्स जो होती है वो तो आपने पता ही है कि लीव्स से रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, नॉर्मली ये लोअर एपिडर्मिस पर होती है। ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है। तो दे आर जस्ट रेस्पायरिंग, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये रूट स्टेम और लीफ तीनों अपना अलग अलग से करते हैं। अब ये जो एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि यहाँ पे इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं है,
कि इसमें क्या है कि ईच पार्ट जो प्लांट है दे टेक केयर ऑफ देयर ओन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम हो जाती है फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग डे टाइम, और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। हमारे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ही निकलना है, हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल बहुत हो जाती है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीजन जो रिलीज होते हैं वो रेस्पिरेशन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो होता है ड्यूरिंग डे टाइम बहुत कम होता है। तो ये अपने आपस में ही इनके गैसेस एक्सचेंज होता रहता है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर ऑक्सीजन। और दूसरी चीज क्या है कि जो इनकी गैशियस डिमांड है, जैसे हमारा लोकोमोशन है और भी हमारी इतनी एक्टिविटीज है, जो लाइफ प्रोसेसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत है। इनका एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, प्लांट्स का एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। और तो ये रेस्पायर जो करते हैं बहुत लोअर रेट से करते हैं, इनका एटीपी जो होता है वो बेसिकली कम रेस्पायर होता है। तो इसलिए इसलिए दिस इज द रीजन कि इनमें कोई भी बहुत बड़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं, सिस्टम नहीं है। तो लीव्स जो होती है बेसिकली यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रोमा होता है। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं यहाँ पर ये स्ट्रोमा होता है, ये वाला जो स्ट्रोमा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर स्ट्रोमा है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो पोजीशन है ये स्टोमेटा की होती है, ज्यादा लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते हैं। तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज यहाँ पर होता रहता है। तो यहाँ ये जो पिक्चर दिखाया है ये क्लोरोप्लास्ट है ना, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल रहा है, और ऑक्सीजन के लिए कहाँ पे यूज हो रहा है, रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो इन एंड आउट होता रहता है। ये कौन सी प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है और ऑक्सीजन इन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है। तो स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज चलता रहता है, और इसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं यहाँ पे गैशियस आके ये प्रॉपर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। दूसरी चीज एक और भी है जो आप लोगों को बहुत बार सुना होगा कि ड्यूरिंग डे टाइम जो है, जो प्लांट्स है वो अपनी जो ऑक्सीजन निकल रही है वो रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग डे टाइम तो वी कैन स्लीप अंडर द ट्री। रात को क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है जो कि रिलीज करता है प्लांट, और इसीलिए हमने पढ़ा भी था कि वी कैन नॉट स्लीप अंडर द ट्री ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग डे टाइम में भी क्या होता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, 24/7 चलता रहता है, उसमें तो रुक ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो ड्यूरिंग डे टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, वो यहाँ पर यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में। ये फोटोसिंथेसिस दिखाया ना, लाइट एनर्जी में रिलीज हो रही है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो प्लांट्स में ज्यादातर गैसियस एक्सचेंज की प्रॉब्लम नहीं है, उनका आपस में ही निपटारा हो जाता है गैसेस का। और इन एंड आउट कैसे होते हैं लीव्स में, क्योंकि लीव्स यहाँ पे क्यों शो किया गया, क्योंकि स्टोमेटा मेन स्ट्रक्चर है ना, स्टोमेटा क्या है, लीव्स ही तो किचन ऑफ द प्लांट है। यहीं पे तो ग्रीन कलर क्या दिखाया है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे इन एंड आउट ये चलता रहता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है लीफ का, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। एंड दैट इज अबाउट द इन एंड आउट। सो जो रेस्पिरेशन है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बाकी के एनिमल्स थे उनका तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, बट हमारे बॉडी में जो एयरवेज है, जो अपर एंड लोअर एयरवेज है, जिसको हम लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसका लिंक यहाँ पर है। ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मेरा होगा वो डिटेल में होगा क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। So stay watch my channel and please subscribe and like my videos. Thanks for watching.